Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome back. It's day 10 of grammar boot camp और आज हम लोग tenses से start करेंगे. We will begin with the tenses and after a quick overview of the tense structures, we will move to the next topic and that is phrases and clauses. And our target will be कि आज हम लोग tenses भी करें और साथ साथ हम लोग phrases and clauses जो हैं उनके ऊपर भी आज हम लोग डिस्कशन कर लें ताकि कल का हमारा जो दिन होगा वो फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हम हर हवाले से कल की क्लास में देख लेंगे। ठीक है। तो ऑल्दो वी हैड ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड द टेंसेस बट हमने सिर्फ टेंसेस का जो एक बेसिक सा ओवरव्यू था वो हमने लिया था। वी डिडंट गो इन डिटेल बट इन टुडेज क्लास we will be looking at the tenses from a detailed perspective. As you know कि there are basically three tenses. ठीक है, present tense and the past tense and the future tense. ठीक है। और हर टेंस के अंदर फिर क्या है, चार एस्पेक्ट्स हैं। सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। और तो फिर टोटल हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं स्ट्रक्चर की वो कितनी हो गई? टोटल हमारे पास हो गई 12 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनती हैं? 12 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनते हैं टेंस के। ठीक है, तीन मेजर टेंसेज और हर टेंस के चार एस्पेक्ट्स, तो 12 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। फिर हर एस्पेक्ट के अंदर हर एस्पेक्ट के अंदर चार आप कह सकते हैं कि फर्दर कंस्ट्रक्शंस होती हैं। हर टेंस की हर टेंस के हर एस्पेक्ट की चार कंस्ट्रक्शंस होती हैं। यानी कि जब आप लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह बनता है? अफर्मेटिव भी इसको बोलते हैं, इसको असर्टिव भी बोलते हैं। नेगेटिव किस तरह बनता है? इंट्रोगेटिव किस तरह बनता है? और नेगेटिव इंट्रोगेटिव किस तरह बनता है? तो हर टेंस के अंदर हम इसी जो एक तरह से कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन पैटर्न है, इसी को फॉलो करते हुए हम लोग सारे जो टेंसेस हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो फार्मूला हम लोग देखते जाएंगे और एक एक एग्जांपल देखते जाएंगे, तो हमें एक आइडिया होता जाएगा कि टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि कुछ क्लासेस में जैसे 12th ग्रेड में और 10th ग्रेड में बाकायदा तौर पर एक वो सवाल भी दे सकते हैं, एक पूरा पैराग्राफ दे के आपको कहेंगे इसका टेंस चेंज करें। और इसी तरीके से बाकी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर एमसीक्यूज के अंदर भी आपसे एक सेंटेंस दे के आपसे पूछा जा सकता है कि इसका टेंस कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं। बच्चा कह रहा है कि सर हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फिल इन द ब्लैंक्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको सॉल्व करने की कोई ट्रिक बता सकते हैं प्लीज? एंड पे बताऊंगा, लास्ट पे। ठीक है, लास्ट पे बताऊंगा। जब ये सारी चीज़ें वो होती हैं कि जो आपको जब चीज़ें पढ़ा लूंगा ना, तो उसके बाद जब आपको बताऊंगा तो फिर मुझे भी बताते हुए पता होगा कि मैं किस बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ, और आपको भी पता होगा कि अच्छा सर ने ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, तो उनको इस तरीके से अप्लाई करना होता है। ठीक है। अच्छा, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसमें पॉजिटिव सेंटेंस हम किस तरीके से बनाते हैं? सब्जेक्ट और उसके बाद बेस फॉर्म यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो, और उसके साथ एस या एस जो है वो लगता है सिर्फ सिंगुलर्स के साथ। जो सिंगुलर्स होते हैं ही शी इट। ठीक है, ही शी इट के साथ लगता है एस या एस। ठीक है। और इसके अलावा किसके साथ लगता है? इसके अलावा जो सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन, उसके साथ एस ई एस लगता है। बाकी किसी के साथ हम एस ई एस नहीं लगाते होते। और ये बात याद रखिएगा कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर एस ई एस जो है वो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगता है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो उसके अंदर आप एस ई एस जो है वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, अगर यहाँ पे दे हो तो फिर क्या होगा? दे प्ले क्रिकेट एवरी डे। अच्छा, और नेगेटिव जब बनाते हैं तो नेगेटिव के अंदर हम डू एंड डज, डू नॉट और डज नॉट का स्ट्रक्चर जो है वो यूज करते हैं आफ्टर सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान हम डू नॉट या डज नॉट का स्ट्रक्चर जो है वो यूज करते हैं। डू नॉट लगता है प्लूरल्स के साथ और यू के साथ। आई और यू के साथ, आई और यू को ना एज अ प्लूरल ही ट्रीट किया जाता है। आई और यू जो हैं इनको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर प्लूरल के तौर पर ट्रीट किया जाता है, यानी कि जो प्लूरल्स के रूल होते हैं वही आई और यू के रूल होते हैं। ठीक है, मतलब आय आय जो है वो अगरचे सिंगुलर होता है लेकिन उसको ग्रामेटिकली हम लोग प्लूरल के तौर पर ट्रीट करते हैं। इसी तरीके से यू जो है वो सिंगुलर में भी यूज यूज होता है, प्लूरल में भी यू यूज होता है, तो उसको भी हम लोग एज अ प्लूरल ही ट्रीट करते होते हैं। ठीक है। तो ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे। ठीक है, अब इसमें बच्चे क्या करते हैं? ही डज नॉट प्लेज कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है आपका।
क्योंकि SEIS जो है वो सिर्फ लगता है जब आप एक अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं। नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें SEIS जो है वो नहीं लगता होता। अच्छा, इंट्रोगेटिव जब आप बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में हम लोग जो ऑक्सिलरी होता है उसको स्टार्ट में ले आते हैं। इसको हम लोग ऑक्सिलरी शिफ्ट भी बोलते हैं, इसको हम लोग ऑक्सिलरी इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी इन्वर्जन, ऑक्सिलरी शिफ्ट, कि आप क्या करते हैं, आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त ऑक्सिलरी जो होता है उसको आप बिगिनिंग में ले आते हैं। जैसे ही प्लेज क्रिकेट एवरीडे था, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, डज ही प्ले क्रिकेट एवरीडे, डू दे प्ले क्रिकेट एवरीडे। तो डू और डज जो है ये क्या है, ये इसके प्रेजेंट के ऑक्सिलरीज हैं, और इसी ऑक्सिलरी को आप क्या करते हैं, स्टार्ट में ले आते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो डू नॉट या डज नॉट को स्टार्ट में ले आएंगे। डजंट ही प्ले क्रिकेट, डजंट दे प्ले क्रिकेट, डोंट दे प्ले क्रिकेट, डोंट यू प्ले क्रिकेट, डोंट आई प्ले क्रिकेट। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव का जो जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, या उसको रूट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो अफर्मेटिव का रूट स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की ING फॉर्म। ठीक है, इज जो है वो सिंगुलर्स के साथ लगता है, आर प्लूरल्स के साथ और यू के साथ लगता है, और आई के साथ एम लगता है। जैसे शी इज रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, दे आर रीडिंग अ बुक। और नेगेटिव बनाएंगे तो शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इज शी रीडिंग अ बुक, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इजंट शी रीडिंग अ बुक। ठीक है, आंट यू रीडिंग अ बुक, एम आई नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी मेक द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर्स। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, रूट स्ट्रक्चर है, वो ये है कि सब्जेक्ट के साथ हैज है प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और हैज जो है ये लगता है सिंगुलर्स के साथ, और हैव लगता है प्लूरल्स के साथ, और आई और यू के साथ भी हैव लगता है। जैसे दे हैव विजिटेड द म्यूजियम, आई हैव विजिटेड द म्यूजियम, यू हैव विजिटेड द म्यूजियम, शी हैज विजिटेड द म्यूजियम। नेगेटिव बनाएंगे तो दे हैव नॉट विजिटेड द म्यूजियम। इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी स्टार्ट में आ जाएगा, हैव दे विजिटेड द म्यूजियम, हैव यू विजिटेड द म्यूजियम। ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से हैज शी विजिटेड द म्यूजियम, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में haven't they visited the museum, haven't you visited the museum, haven't I visited the museum. So this is how we make the present perfect structures. अब जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म, और उसके साथ फिर एडवर्बियल स्ट्रक्चर लगता है सिंस या फॉर के साथ। ठीक है, सिंस और फॉर हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है प्रेपोजिशंस के अंदर। तो इसमें क्या है कि हैज अगेन सेम रूल, हैज फॉर द सिंगुलर्स एंड हैव फॉर द प्लूरल्स एंड आई एंड यू। जैसे वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो आपने जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, बेसिकली आपको टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। आपने ये याद रखना है कि हैज हैव जो है वो ऑक्सिलरीज हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, डू डज जो हैं ये ऑक्सिलरीज हैं प्रेजेंट सिंपल के, इज आर एम जो हैं ये ऑक्सिलरीज हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के, और हैज बीन हैव बीन जो हैं ये ऑक्सिलरीज हैं किसके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अफर्मेटिव इस तरह से बनाते हैं, नेगेटिव किस तरह से बनाते हैं, वी हैव नॉट बीन। अब बच्चे इसको क्या करते हैं, वी हैव बीन नॉट, वो इस तरह कर देते हैं, वी हैव बीन पूरा लिख के फिर नॉट लगाते हैं, गलत हो जाता है, वी हैव नॉट बीन, इस तरह लगाएंगे। ठीक है, हैव और बीन के दरमियान में नॉट लगाएंगे, ये चीज आपने याद रखनी है। वी हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, शी हैज नॉट बीन लिसनिंग टू मी सिंस यस्टरडे, वगैरह वगैरह। और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव में बच्चे ये गलती करते हैं कि पूरा हैव बीन स्टार्ट में ले आते हैं। तो पूरा हैव बीन आपने नहीं ले आना, सिर्फ आपने ऑक्सिलरी जो हैव है उसको लेकर आना है। हैव वी बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, हैव यू बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, नॉट हैव बीन यू स्टडीइंग, हैव बीन यू कर देंगे तो गलत हो जाएगा, हैव यू बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, शी हैज बीन, शी हैज नॉट बीन, हैज शी बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। और नेगेटिव जब बनाते हैं तो हैवंट, हैव नॉट, पूरा हैव नॉट फिर स्टार्ट में लेकर आते हैं, हैवंट वी बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, हैवंट यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। सर इन टेंस का लॉजिक भी बता दें प्लीज, किस टेंस का लॉजिक बता दूं।
आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। प्रेजेंट टेंसेस के लॉजिक, लॉजिक से क्या मुराद है, मतलब इसके स्ट्रक्चर की जो लॉजिक्स हैं, स्ट्रक्चर की लॉजिक्स हैं। अच्छा, कब इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल, ये तो ऊपर बता दिया था ना। ऊपर जब हम चैप्टर नंबर 1 में थे तो वहां पे बेटा मैंने आपको बता दिया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ लगता है। आई कैन ओपन द that notes of first chapter again and I can show you there, so that I can just give you an idea, so that you can go there and you can revise. While we were talking about the verbs, तो यहाँ पे while talking about the verbs, ठीक है, I gave you an idea कि आपने जो टेंसेज हैं उनको आपने किस तरीके से आपने देखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे देखें ना कि प्रेजेंट सिंपल जो है इट इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैव हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ, अभी से पहले एक काम मुकम्मल हो चुका है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। वो एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी भी वो कंटिन्यू है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। इसी तरीके से पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट सिंपल जो होता है इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम में, यानी यस्टरडे, प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हम लोग पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। और एक ऐसा काम जो पास्ट में दैट एक्शंस दैट वर हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट, कि पास्ट में एक काम जारी था, जैसे वी वर वॉचिंग अ मूवी यस्टरडे, एक काम जारी था। और परफेक्ट टेंस जो होता है पास्ट परफेक्ट, ये एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में एक एक्शन से, एक पास्ट में एक एक्शन हुआ तो वो पास्ट सिंपल हो गया, उससे पहले जो काम हुआ था वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। जैसे दे हैड लेफ्ट बिफोर द टाइम वी अराइव, बाय द टाइम वी अराइव, यानी कि जब हम पहुंचे, जब ये वाला काम हुआ तो उससे पहले ये काम हो चुका था, तो इसको आप जो है वो पास्ट परफेक्ट में लेकर जाते हैं। और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट वर हैपनिंग कॉन्टिन्यूसली बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, कि पास्ट में एक काम हुआ तो उस काम के होने से पहले एक काम जारी था। ठीक है, तो उसके लिए जैसे दे हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स बिफोर द बैटिंग स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे अगर आप दे वर भी लगा सकते हैं, तो दे वर अगर आप लगाएंगे तो उसकी एक मतलब कि इसका मतलब ये है कि वो उनका जो यू नो उनका जो काम था, वो जब शादी जब शुरू हुई तो शादी शुरू होते वक्त वो इंतजार कर रहे थे। और पास्ट परफेक्ट का मतलब ये होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होगा कि जब शादी शुरू हुई तो उस शादी के शुरू होने से काफी देर पहले वो इंतजार शुरू हुआ और वो इंतजार शादी के शुरू होने तक जारी था। तो उसके लिए फिर आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे। और सेम गोज फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल जो है डिस्क्राइब्स एन एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। और जब आप कहते हैं कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर एक काम जारी होगा तो उसके लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जब आप कहते हैं कि फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम के ऊपर एक काम कंप्लीट हो चुका होगा तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और अगर आप कहते हैं कि फ्यूचर में एक एक सर्टेन पॉइंट आने तक, एक सर्टेन पॉइंट आने तक एक काम जारी रहेगा तो उसके लिए फिर आप जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करें। आई होप इट मेक सेंस नाउ। अहमद, इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, अहमद कह रहा था कि मुझे इसकी लॉजिक बता दें। सो द लॉजिक हैज ऑलरेडी बीन टोल्ड। अच्छा, तो नाउ वी आर एट द पास्ट। तो पास्ट में क्या होता है, पास्ट में जो पास्ट सिंपल होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो हम यूज करते हैं। जैसे शी वेंट टू द मार्केट। नेगेटिव, अब यहाँ पे ये वो पार्ट है कि जहाँ पे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, लाइक बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको लग रहा होता है कि क्योंकि टीचर उनको बताते हैं आधा सच, टीचर क्या बच्चों को रट्टा लगवा देते हैं कि पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, तो वो फिर नेगेटिव में भी सेकंड यूज कर रहे होते हैं, इंट्रोगेटिव में भी सेकंड यूज कर रहे होते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी सेकंड यूज कर रहे होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि पास्ट सिंपल में सिर्फ जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सिर्फ उसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है बस। अगर पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट सिंपल में जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होती, उसमें उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। जैसे शी वेंट टू द मार्केट, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा,
शी डिड नॉट गो टू द मार्केट। बच्चे यहाँ पे लगा देते हैं शी डिड नॉट वेंट टू द मार्केट। ठीक है, इवन यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे ये वाली मिस्टेक कर रहे होते हैं, शी डिड नॉट वेंट टू द मार्केट। डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरीके से जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डिड शी वेंट टू द मार्केट, तो डिड शी वेंट टू द मार्केट गलत हो जाएगा। डिड शी गो टू द मार्केट, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें भी क्या होगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, डिडंट शी गो टू द मार्केट। ठीक है, और इसमें डिड ही लगता है। पास्ट सिंपल का जो ऑक्सिलरी है वो डिड ही है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, सिंगुलर के साथ भी डिड लगता है और प्लूरल के साथ भी क्या लगता है, डिड लगता है। तो जैफा इज आस्किंग कि सर सिंस और फार का कॉन्सेप्ट बता दें। सिंस और फार का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सिंस आप लगाते हैं जब आपको, यानी कि सिंस मीन्स स्टार्ट, जब आपको स्टार्टिंग टाइम पता हो लेकिन टोटल ड्यूरेशन मालूम ना हो तो फिर सिंस लगते हैं। और फॉर लगता है फुल के लिए, जब आपको फुल टोटल ड्यूरेशन जो है वो पता हो, फुल टाइम आपको पता हो, 2 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, 5 दिन हैं, 10 दिन हैं, 15 हफ्ते हैं। ठीक है, तो उसके साथ फिर आप फॉर लगाते हैं। जैसे शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, एंड शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 9 o'clock, और सिंस मंडे, और सिंस यस्टरडे। ठीक है, कि स्टार्टिंग टाइम पता है लेकिन टोटल ड्यूरेशन पता नहीं। फॉर अ लॉन्ग टाइम और सिंस अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि अ लॉन्ग टाइम जो है वो भी क्या है, एक टोटल ड्यूरेशन है। इट्स नॉट अ लॉन्ग टाइम इज नॉट अ स्टार्टिंग टाइम। लॉन्ग टाइम इज अ ड्यूरेशन। ओके, नाउ इफ यू मूव टू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जो ऑक्सिलरीज हैं वो है वाज एंड वर। सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरीज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मैं जैसे पहले आपको बता रहा था कि टेंस का जो इंडिकेटर है वो ऑक्सिलरीज होते हैं। यहाँ पे इज आर एम है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और इसी के ऊपर अगर मैं यहाँ पे वाज वर्ब लगा देता हूँ तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। जैसे ही वॉज वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट, ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट। Was he watching TV last night? Wasn't he watching TV last night? Was लगता है सिंगुलर्स के साथ और वर लगता है प्लूरल्स के साथ। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट सेम होते हैं, सिर्फ ऑक्सिलरी का फर्क होता है। प्रेजेंट में हम लोग लगाते हैं हैज हैव, और पास्ट में लगाते हैं हैड। ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड लगता है। शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, और नेगेटिव होगा शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। और इंट्रोगेटिव होगा हैड शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा हैडंट शी कंप्लीटेड हर होमवर्क। Hadn't she completed her homework? And same goes for the past perfect continuous tense. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की टेंस की तरह ही होता है, सिर्फ ऑक्सिलरी का फर्क होता है। वहां पे हम लगाते थे हैज बीन, हैव बीन। पास्ट में हम लगाते हैं हैड बीन। जैसे दे हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, दे हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। हैड दे बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, हैडंट दे बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। सर, और ये जो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम्म, इसमें जो जैसे अब पास्ट परफेक्ट का देखें, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हाँ, सब्जेक्ट के बाद नॉट है, बट एग्जाम्पल में नॉट सब्जेक्ट से पहले नहीं आ रहा। कहाँ पर? ये पास्ट परफेक्ट में देखें। हाँ, अब इसमें यह है कि जब आप इसको करते हैं ना कॉन्ट्रैक्शंस, तो कॉन्ट्रैक्शन में इसी तरीके से हो जाता है। ओके। कॉन्ट्रैक्शन में ये कॉन्ट्रैक्शन का रूल इस तरीके से होता है, वरना ये है कि हैज शी नॉट कंप्लीटेड, हैज शी नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन में लेके जाते हैं तो फिर वो हैजंट शी हो जाता ओके सर। है। ऑल राइट, ऑल राइट। उसके बाद हम लोग फ्यूचर में चलते हैं। तो फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल जो होता है, ये प्रेजेंट सिंपल की तरह होता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। लेकिन डिफरेंस इसमें ये होता है कि इसमें मॉडल ऑक्सिलरी लगता है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी विल या शैल लगते हैं। अभी तो शैल बहुत कम ही यूज होता है, आय के साथ भी हम लोग विल ही लगा रहे होते हैं, और उसको कोई इनकरेक्ट भी नहीं करता। लेकिन जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश जो रूल बुक है उसके अकॉर्डिंगली आई और वी के साथ शैल लगता है, और बाकी सबके साथ जो है वो विल लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे आई विल ट्रैवल टू कराची टुमारो, शैल भी आ सकता है आई शैल ट्रैवल टू कराची टुमारो। और आई शैल नॉट ट्रैवल टू कराची टुमारो,
शैल आई ट्रैवल टू कराची टुमारो। इसी तरीके से शैंट आए, अब विल है तो विल के अकॉर्डिंगली वॉन्ट आई आ जाएगा, वॉन्ट आई ट्रैवल टू कराची टुमारो। यानी कि ये बेसिकली वॉन्ट आई क्या है, विल आई नॉट। ठीक है, विल आई नॉट ट्रैवल टू कराची टुमारो, विल आई नॉट गो विद यू। ठीक है, सब में फर्स्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब लगती है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है दैट इज सिमिलर टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस। वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम लोग इज आर एम वाज वर इज आर एम लगाते थे, पास्ट में वाज वर लगाते थे, यहाँ पे विल बी शैल भी लगता है। विल बी प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब। ही विल बी स्टेइंग एट द होटल टू नाइट, ही विल नॉट बी स्टेइंग, विल ही बी स्टेइंग, और वॉन्ट ही बी स्टेइंग एट द होटल टुमारो। और अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड करके ना लिखें तो फिर ये हो जाएगा विल ही नॉट, विल ही नॉट बी स्टेइंग। ठीक है, will he not be staying at the hotel tomorrow or tonight? यूसेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मल और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल है। कॉन्ट्रैक्शन जो है ये इनफॉर्मल है। कोशिश करें कि आप पेपर में अवॉइड ही करें, ना लिखें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इट इज़ बेटर टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। अच्छा, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट जो है इट इज़ अगेन सिमिलर टू प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। इसमें उसमें ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैज़ हैव लगाते हैं, पास्ट में हैड लगाते हैं, और फ्यूचर के अंदर हम लोग विल हैव शैल हैव लगाते हैं। विल हैव, शैल हैव। ठीक है, जो आई और बी है उसके साथ शैल हैव लगता है, और बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल हैव लगता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। शी विल हैव फिनिश द वर्क, आई विल हैव फिनिश द वर्क, यू विल हैव फिनिश द वर्क। इसमें सर आपको क्या होगा, 50 रुपीज का मिलेगा। ओके, वासिफ बेटा माइक अपना बंद करते हैं। ओके, और नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क। जी जी वासिफ, यस, यू रेज योर हैंड। यस वासिफ, बेटा बी क्विक, जो भी सवाल पूछने हैं तो जल्दी से पूछ लें। सर ये एग्जांपल रिपीट कर दें, नेगेटिव इंटरोगेटिव की फ्यूचर कंटिन्यूस। नेगेटिव एंड पॉजिटिव की। ओके, अब इसमें देखें ना कि सिंपल आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है ना, जैसे विल अली नॉट बी गोइंग विद अस, विल अली नॉट बी गोइंग विद अस। और अगर इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा वॉन्ट अली बी गोइंग विद अस। ठीक है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव लगता है, और नेगेटिव आ जाएगा तो विल नॉट हैव शैल नॉट हैव आ जाएगा। इंट्रोगेटिव होगा तो विल स्टार्ट में आ जाएगा, विल शी हैव फिनिश द वर्क, विल आई हैव फिनिश द वर्क, वगैरह वगैरह। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें फिर विल स्टार्ट में आ जाएगा, और फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट है। कॉन्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो फिर वॉन्ट स्टार्ट में आ जाएगा, वॉन्ट शी हैव फिनिश द वर्क बाय 5 PM, या विल शी नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बाय 5 PM। बी इसमें स्टेटिव वर्ब है सर। नहीं, बी इसमें स्टेटिव वर्ब नहीं है। बी जो है यहाँ पे स्टेटिव वर्ब नहीं है। बी बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक ऑक्सिलरी के तौर पर यूज हो रहा है, यानी कि बी अपनी ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। बी जो है ना, बी बी अपने आप की क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसकी फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है बीइंग। यानी कि इसी को जब आप लेके जाते हैं ना पैसिव वॉइस में, तो फिर वहां पे हम लोग बीइंग लगाते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस है कि अली, लेट्स सपोज अली विल बी रीडिंग अ बुक, अली विल बी रीडिंग अ बुक, तो क्या होगा कि अ बुक विल बी बीइंग रेड बाय अली। तो वो फिर वो अपनी ही वो फिर वो बन जाती है। सर वांट को सर हम मिडल में ला सकते हैं? नहीं, वांट को मिडल में नहीं ला सकते। वांट को हम लोग जो है वो मिडल में नहीं ला सकते। ठीक है हमाद, आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट। बी, और इसकी फिर आईएनजी फॉर्म है बीइंग, और इसकी फिर जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है बीइंग। बी, बीइंग और बीइंग। ठीक है, अच्छा। और ये हो गया। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि लास्ट टेंस है।
तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, ये भी बाकी जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं उन्हीं की तरह ही होता है, लेकिन इसमें इसमें ऑक्सिलरी चेंज हो जाता है। वहां पे था हैज बीन, हैव बीन, फिर उसके बाद हैड बीन, यहाँ पे हो जाएगा विल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। जैसे वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, नेगेटिव होगा वी विल नॉट हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। इंट्रोगेटिव होगा विल वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, और नेगेटिव होगा विल बी नॉट हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years या वॉन्ट बी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मैंने इसलिए यूज किए हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इन जनरल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के साथ सेंटेंस बनाना क्या होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स में आसान हो जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स में इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा इजी होता है। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अंदर बाकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें आप नेगेटिव बनाने से अवॉइड करें। तो दिस इज बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि यहाँ पे आप बना सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उससे थोड़ा आपका सेंटेंस थोड़ा कंसाइज हो जाता है, लेकिन बाकी सर जगहों पे हम आप कॉन्ट्रैक्शन बीच में नहीं यूज कर सकते? नहीं अवॉइड करें, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि अ, अब मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूंगा, आप मुझे उसका टेंस बताएगा। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। कट आई हैड कट द अनियंस। आई हैड कट द अनियंस, आई वुड कट द अनियंस, यस, वुड भी हो सकता है। और आई शुड भी हो सकता है। हम्म, यस सर। ठीक है। इसी तरीके से आई शुड, कुड, इसी तरीके से वुड। ठीक है। कोड सर ने लिखा। हाँ कुड, कुड लिखना चाह रहा था, आई कुड कट द अनियंस। तो देख रहे हो कि कितनी कितनी इसमें पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं ना, एंड देन इट क्रिएट्स एम्बिग्विटी। यस सर। ठीक है। सो सिंस इट क्रिएट्स एम्बिग्विटी, तो आपको फिर नहीं यूज करना होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अब इसका क्या है, आई वुड कम भी हो सकता है, आई हैड कम भी हो सकता है, आई शुड कम भी हो सकता है, आई कुड कम भी हो सकता है, और सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकते यस सर। हैं। ठीक है। तो दैट इज वाई विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग अ बुक। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है मुजैफा। सर ऑक्सिलरी वर्ब की कॉन्ट्रैक्शन का नाम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ही बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन कोई भी हो उसको कॉन्ट्रैक्शन ही कहा जाता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए कोई फर्दर आगे कोई उसकी टाइप्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन ही होती है। तो बच्चे पूछ रहे थे कि बीच में, तो बीच में भी आप यूज करें, लेकिन उससे फिर ये एम्बिग्विटी आती है, और वो एम्बिग्विटी जो है ना वो फिर बाज दफा बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। तो दैट इज वाई इट इज नॉट सजेस्टेड कि आप मिडिल स्ट्रक्चर के अंदर, इसीलिए मैंने यूज नहीं की। तो यहाँ पे यूज करने का जो पर्पज है वो मैंने आपको समझा दिया कि द सेंटेंस लुक्स मोर मोर चीजी एंड मोर क्यूट अगर आप इसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस में लिखते हैं तो। ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स क्विकली डू। सर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर की एग्जांपल दे दें, इसी के साथ आप लगा दें ना। यहाँ पे दी तो हुई है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि जैसे वी विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, यहाँ पे आप कर दें सिंस 1990। वी विल हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1990। वी विल नॉट हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years और सिंस 1990। विल वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years और विल वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1990। तो इसी को आप ले लें। अच्छा, अब क्विकली हम सिर्फ फर्स्ट जो एक्टिविटी है इसको, हम फर्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है ये फिर आप खुद करेंगे। ठीक है। तो लेट्स डू दिस टुगेदर ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कितने टेंसेस जो है वो समझ आए हैं। क्विकली डू दैट। शी हैज बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस मॉर्निंग। पास्ट कौन सा? परफेक्ट Present कॉन्टिन्यूअस। perfect continuous. Perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट Present कॉन्टिन्यूअस। perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट। Perfect continuous. ओके। वी विल विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स टुमारो। फ्यूचर सिंपल। Future Future simple. simple. फ्यूचर सिंपल। ओके, उसके बाद द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। प्रेजेंट Present कॉन्टिन्यूअस। continuous. Present continuous. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो होता है इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस हैं उनको कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। अच्छा, वी हैड फिनिश्ड
सर बिफोर पास्ट परफेक्ट Past पास्ट perfect. पास्ट पास्ट परफेक्ट। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें अक्सर जो बच्चे होते हैं ना 9th 10th वाले, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन बाज़ दफ़ा फर्स्ट ईयर के बच्चे भी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर हो कि जिसमें एक मेन क्लॉज हो और उसके साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, मेन क्लॉज का टेंस और हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस और हो, और आपसे पूरे सेंटेंस का जो टेंस है वो पूछा गया हो, तो टेंस हम किसका टेंस टेंस माना जाएगा? मेन क्लॉज का Main या clause. मेन क्लॉज ये लॉजिकल सी बात है ना कि जो मेन होगा, जाहिर बात है हम तो मेन के मुताबिक करेंगे ना। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, मेरे पास आते हैं बच्चे, सर ये देखें ना जी, इसमें द मूवी स्टार्टेड जो है ये पास्ट परफेक्ट तो टेंस नहीं है ना, तो देखें सर दो टेंस थे तो इसमें से तो कोई भी लग सकता है ना, तो मैंने तो ये लगा दिया, टीचर ने मेरा सवाल गलत कर दिया। फिर मैं उनको बताता हूँ कि भाई ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो टेंस होता है वो तो एक कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, मतलब ये सेंटेंस तो एग्जिस्ट ही इसकी वजह से करता है, अगर ये नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसलिए हम मेन क्लॉज को देखेंगे और मेन क्लॉज का जो टेंस होगा वही जो है वो आपका फाइनल टेंस होगा। अच्छा, अली राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड एवरी वीक। सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल, ओके। उसके बाद बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल हैव ग्रेजुएट, शी विल हैव ग्रेजुएटेड। Simple future. फ्यूचर Simple. कंटिन्यूस Future perfect. फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट Future perfect. Yes. विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट हाँ, फ्यूचर परफेक्ट है। आंखें खोल खोल। आई वाज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। पास्ट कंटिन्यूस कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूअस, गुड। उसके बाद द स्टूडेंट्स विल बी अटेंडिंग अ सेमिनार नेक्स्ट वीक। फ्यूचर कंटिन्यूस कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस डू यू गो टू द जिम रेगुलरली? सिंपल प्रेजेंट Simple present. सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल है ये। और दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ऑलराइट, नाउ एक्सरसाइज नंबर 2 and 3 and 4 you have to do it by yourself. Okay, and we are moving to the very important topic, I would say the most important topic, clauses and phrases. अब सबसे पहले हम क्लॉज एंड फ्रेज जो है उसका जो बेसिक डिफरेंस है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इसकी टाइप्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब फ्रेज क्या होती है? फ्रेज Incomplete sentence. a group of words group of words having no has a subject and verb, both the combination and have a complete meaning. वेरी गुड वेरी गुड। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है, एंड डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, और कैन नॉट स्टैंड Alone. अलोन एज अ सेंटेंस। ठीक है, और Sure. क्लॉज क्या होती है? A क्लॉज group भी of एक words group of having a words subject and a verb. that have subject and verb and have a complete It meaning gives a complete and stand meaning alone and as a it can stand sentence. alone. यस, हैविंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। भाई आप लोग तो बड़े बड़े होशियार बच्चे हो, मेरे पास क्या करने आए हो, आप लोग को तो सब कुछ आता है। ठीक है, अच्छा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब कैन और कैन नॉट, ठीक है, कैन और कैन नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। ठीक है, कैन, डिपेंडेंट क्लॉज में कैन और कैन नॉट स्टैंड अलोन। तो इसका मतलब ये, इसके हुआ कि फ्रेज और क्लॉज के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस जो है वो किस चीज का होता है? dependent independent As subject we- verb Subject and verb. Subject and object. Subject and verb. एसवी कॉम्बिनेशन, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है ना उसका डिफरेंस होता है। ठीक है, कि हम देखेंगे कि आपको एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर एक पार्ट जो है वो अंडरलाइन कर दिया गया, एक कोई भी पार्ट आपको अंडरलाइन करके, जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्ट अंडर कर लिया, ये वाला पार्ट अंडरलाइन कर लिया गया, या ये वाला पार्ट अंडरलाइन कर लिया गया। ठीक है, और ये वाला पार्ट अंडरलाइन कर लिया गया। ठीक है, तो जो भी पार्ट अंडरलाइन हो और आपसे पूछा गया हो कि ये फ्रेज है या क्लॉज है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले आपने उसमें क्या चीज देखनी है, सबसे पहले कि उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब है या नहीं है। अगर तो उसके अंदर उसका अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब है तो इसका मतलब ये है कि वो क्लॉज है। और अगर उसके अंदर उसका अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है, हो सकता है खाली वर्ब हो, खाली सब्जेक्ट हो,
खाली सब्जेक्ट हो वर्ब ना हो, खाली वर्ब हो सब्जेक्ट ना हो, तो आपने सबसे पहले देखना है कि उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों होने चाहिए, तो फिर वो क्लॉज बनेगी। अगर उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों उसके अपने जाती नहीं है, तो फिर वो एक क्लॉज नहीं Phrase बन है। सकती। इट कैन नॉट क्वालिफाई क्लॉज। उसके बाद फिर अगली बात चलती है कि उसकी टाइप कौन। यस, बच्चा पूछ रहा है कि वर्कशीट नंबर 2 जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की है ना। यस, इट इज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाली है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाली है। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब, बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी हम लोग जरा आगे प्रैक्टिस भी करेंगे और इसको हम फर्दर एक्सप्लोर भी करेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट हो और वर्ब ना हो तो फिर भी वो फ्रेज है। सब्जेक्ट हो वर्ब ना हो तो भी फ्रेज है, वर्ब हो सब्जेक्ट ना हो तो भी फ्रेज है। सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों होंगे और उसके अपने जाती होंगे, तो फिर वो क्लॉज बनेगी। अच्छा, तो क्लॉज क्या होती है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इट कैन कन्वे अ कंप्लीट थॉट और एन इनकम्प्लीट थॉट। जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि इट कैन और कैन नॉट गिव। इफ इट गिव्स अ कंप्लीट थॉट तो देन इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड इट गिव्स एन इनकम्प्लीट थॉट तो फिर वो क्या है? वो डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। तो क्लॉज की जो बुनियादी तौर पर जो दो टाइप्स हैं, यही दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट Independent क्लॉज। clause. डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। क्लॉज की बुनियादी तौर सर पर क्या है? फ्रेज और क्लॉज उर्दू में होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो आपका नहीं होता मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। यस सर। मुरक्कब ताम जो होता है वो आपका होता है क्लॉज, और जो मुरक्कब नाकिस होता है वो आपका होता है। फ्रेज। मुरक्कब नाकिस की फिर आगे अक़साम है ना, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तादादी, यस सर। मुरक्कब वस्फी, मुरक्कब अतफी, मुरक्कब इशारी। तो वो सारी की फ्रेजेस होती हैं ना। मुरक्कब इजाफी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, मुरक्कब वस्फी एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है। और मुरक्कब जो अददी होती है वो आपकी एडवर्बियल फ्रेज होती है, तो उर्दू में भी होते मुरक्कब हैं। तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी को मुरक्कब वस्फी भी बोलते हैं, मुरक्कब इशारी वगैरह वगैरह। तो वो सारी फ्रेजेस होती हैं। फिर इसी तरीके से मुरक्कब ताम की फिर दो अक़साम है ना, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। तो मुफीद जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, और जो गैर मुफीद होता है, क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि मैं बीमार था, ये मुरक्कब गैर मुफीद है ना। ठीक है। बिकॉज आई वॉज सिक, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट, बाज बाज कॉन्सेप्ट सेम होते हैं लैंग्वेजेस के अंदर, उनकी स्ट्रक्चरिंग डिफरेंट होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट करते हैं क्रॉस लैंग्वेजेस। अच्छा, तो बुनियादी तौर पर क्लॉज की दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है इसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है। सबसे के नाम देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग बाज दफा प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। ठीक है, बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। जैसे अली इज रीडिंग अ बुक, तो नाउ इट इज वन सेंटेंस, और इस सेंटेंस के अंदर कितनी क्लॉजेज हैं? हम्म इस Two. सेंटेंस के अंदर इस सेंटेंस के अंदर एक ही क्लॉज है, अली इज रीडिंग अ बुक। और ये एक ऐसी क्लॉज है जो स्टैंड अलोन कर सकती है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही क्लॉज है। वी वेंट टू द मार्केट, कितनी क्लॉजेज हैं इसमें? One One. clause. And it has the ability to stand alone. And since it has the ability to stand alone, and it gives a complete thought, so that is why we call it an independent clause. That is why we call it independent clause. अच्छा, और इफ यू टॉक अबाउट द इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसके साथ ऑप्शनल ऑब्जेक्ट आ सकता है या कोई कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, उसके बाद फिर एडवर्ब्स वगैरह वगैरह, वो सब ऑप्शनल्स होते हैं। बुनियादी स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि बेसिक डिफरेंस जो फ्रेज और क्लॉज के दरमियान होता है वो किस चीज़ का होता है? एसवी कॉम्बिनेशन का होता है। तो एक क्लॉज का बुनियादी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? वो सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है। अच्छा, अब अगर हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें, डिपेंडेंट क्लॉज,
तो डिपेंडेंट क्लॉज में और इंडिपेंडेंट क्लॉज में स्ट्रक्चर वाइज कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ फर्क ही होता है कि जो जो डिपेंडेंट क्लॉज है जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको डेमी क्लॉज भी कहा जाता है, लेकिन वो डेमी क्लॉज का वर्ड हम इस यूज करते हैं एडवांस लेवल पे जाके, लेकिन अभी आप लोगों के लेवल पे इसको डेमी क्लॉज नहीं कहते, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें और मेन क्लॉज में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेटर का होता है। आप किसी भी मेन क्लॉज के शुरू में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दें तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी, ठीक है, बात समझ आ रही है ना? तो Yes, a sir. clause cannot stand alone as a sentence because it does not express a complete thought. It depends on an independent clause. जब तक इसके साथ, मतलब मैं कहता रहूं कि because I was sick, because I was sick, because I was sick, तो 1000 दफा भी बोलूं तो क्या मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी? No, sir. No, sir. मुझे बताना पड़ेगा कि because I was sick, I couldn't take the class, because I was sick, I went to the doctor, because I was sick, I slept all the day, तो फिर जाके बात मुकम्मल होगी। लेकिन अगर इसी सेंटेंस के शुरू में से बिकॉज में हटा दूं, मैं कहूँ कि आई वाज सिक, तो बात पूरी हो गई ना? यस सर, पूरी Yes, होगी। sir. ठीक है, तो फर्क किस चीज का होता है? फर्क सिर्फ सबऑर्डिनेटर का होता है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड देन इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। जैसे ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट आउटसाइड, तो इसमें इसमें से सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है? Although it was raining. यस, बिकॉज शी वाज टायर्ड सारा वेंट टू बेड अर्ली, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है? Because she was tired. Because she was tired. बिकॉज She शी was वाज टायर्ड। tired. अच्छा, अब मेन क्लॉज की ना फर्दर आगे टाइप्स नहीं होती, मेन क्लॉज बस मेन क्लॉज होती है, दैट्स इट। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसको हम सब सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, उसकी बेटा फिर आगे 3 टाइप्स हैं। यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो सेंटेंस के अंदर मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, तो मेन क्लॉज के ऊपर जब वो डिपेंड करेगी तो या तो वो नाउन स्ट्रक्चर बनाएगी, या वो एडजेक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगी, या वो एडवर्ब स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली उसके नाम होंगे एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड नाउन क्लॉज। समझ आ रही है ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. आप एक सिंपल एडजेक्टिव की जगह पूरी क्लॉज ले आए तो वो क्लॉज क्या कहलाएगी? एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, Adjective clause. ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अ ब्यूटीफुल फ्लावर वाज टेकन बाय अली, और मैं यहां पे कह दूं कि अ फ्लावर दैट वाज ब्यूटीफुल, चलो जी, ब्यूटीफुल के स्पेलिंग ही भूल गया मुझे, वाज टेकन बाय अली। तो अब इसमें मुझे बताएं कि जो दैट वाज ब्यूटीफुल है, दैट वाज ब्यूटीफुल, क्या ये पूरी की पूरी ये क्लॉज, इसमें दैट जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है और साथ ही साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी है। रिलेटिव प्रोनाउन हो गया इसका सब्जेक्ट, और वाज इसमें हो गया लिंकिंग वर्ब ब्यूटीफुल, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब इसमें दोनों मौजूद है। तो दैट वाज ब्यूटीफुल जो है ये फ्लावर को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या कौन सी क्लॉज होगी फिर? Dependent Adjective clause. एडजेक्टिव क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज होगी, और डिपेंडेंट क्लॉज की फिर ये फर्दर कौन सी टाइप होगी? ऑब्जेक्टिव क्लॉज, Adjective clause. एडजेक्टिव क्लॉज होगी। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है? एडजेक्टिव क्लॉज बेसिकली एक ऐसी क्लॉज होती है दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड इट बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन लाइक हु, हुज, होम, विच या दैट। ये मतलब ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाले जो जो कंजंक्शंस हैं, सॉरी ये वाले जो यस कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये वाले जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आएंगे ना तो इसका मतलब ये होगा कि यानी कि ये वाले रिलेटिव प्रोनाउंस आए या वेयर, व्हेन, व्हाई, इस तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव क्लॉज है, अगर वो मॉडिफाई कर रही हो एक नाउन या प्रोनाउन को। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और मैं जो मेरा काम होता है कि मैं वो आपको चीजें बताऊं जिसमें आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि
This my father showed us the place where he lived in his young days. ठीक है, या इन यहाँ पे मैं खत्म भी कर सकता हूँ, where he lived his young days. ठीक है, आप मुझे बताएं कि, और दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि माय फादर स्पेंड हिज वेकेशंस वेयर ही लिव्ड हिज यंग डेज. अच्छा, अब आपने जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी. आपने जरा इंसानों की तरह तवज्जो से इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखना है. क्या ये सेम स्ट्रक्चर है? सेम स्ट्रक्चर है ना? Yes, Yes, sir. sir. अब मुझे बताएं कि कहां पर ये एडजेक्टिव क्लॉज बन रही है और कहां पर ये एडवर्ब क्लॉज बन रही है. Sir, Sir, first में नीचे वाली adjective बन adverb रही है. फर्स्ट में एडजेक्टिव क्लॉज बन रही है सर. सेकंड क्या वाली adverb है. फर्स्ट वाली सर एडवर्ब फर्स्ट है? वाली adjective है. हाँ हाँ, सर फर्स्ट वाली adjective है, सेकंड वाली adverb है. समझाएं बेटा बेटा मुझे कि पहले वाली कैसे एडजेक्टिव है. सर क्योंकि वो प्लेस को मॉडिफाई कर रही है, और सेकंड वाली इस तरह है कि वो हमें बता रही है कि वेकेशन किस जगह पर स्पेंड की गई है, इसलिए नीचे वाली वेयर को आंसर कर रही है तो एडवर्ब हो गई, पहले वाली जो है प्लेस को मॉडिफाई कर रही है तो एडजेक्टिव हो गई है. माई फादर शोड अस द प्लेस, तो सवाल ज़हन में आता है विच प्लेस, कौन विच सी जगह. प्लेस. तो विच प्लेस का आंसर क्या है? वेयर ही लिव्ड हिज यंग डेज. तो फिर ये कौन सी क्लॉज होगी? एडजेक्टिव क्लॉज. Adjective. एडजेक्टिव क्लॉज. और माई फादर स्पेंट हिज वेकेशंस, इस ये क्या विच को आंसर कर रहा है, वेयर को आंसर कर रहा है? वेयर सर. Here. तो फिर ये कौन सी क्लॉज होगी? एडवर्ब. एडवर्ब क्लॉज होगी. तो इसलिए आपने ये बच्चे फिर आके ना चीखे मार मार के रो रहे होते हैं, सर देखिए ना सर वेयर आया हुआ था, तो सर वेयर तो आपने एडजेक्टिव क्लॉज में भी सर वो डाला हुआ है ये, आपने वेयर. यही तो चीज है ना, यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो वो गलती है ना जो आप वहां पे करते हैं कि आप वेयर को देखें अगर आप कहेंगे अच्छा वेयर तो एडवर्ब को आंसर करता है, तो यार ये एडवर्ब एडवर्ब क्लॉज होगी. लेकिन आप देखो कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे माई फादर शोड अस द प्लेस, तो सवाल ज़हन में क्या आता है? विच प्लेस? Which. विच प्लेस. कौन सी जगह? तो प्लेस यहाँ पे क्या है? नाउन है. तो यहाँ पे जो फर्दर इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें वो किस चीज के मुतालिक मिल रही है? नाउन के मुतालिक. नाउन के Noun. मुतालिक. नाउन के मुतालिक. तो नाउन के मुतालिक जो भी चीज हमें बताती होती है वो एडजेक्टिव होता है. तो चूंकि ये स्ट्रक्चर वाइज ये क्लॉज है तो हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे. यहाँ पे है माई फादर स्पेंट हिज वेकेशंस, बात हो गई है. और यहाँ पे अब ये नहीं होता विच वेकेशंस, यहाँ पे होता है वेयर ही स्पेंट, कहाँ गुजारी उसने. तो चूंकि ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे स्पेंट को आंसर कर रहा है तो इसलिए ये एक एडवर्ब स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे ये एडवर्ब क्लॉज बनेगी. तो ये वो बुनियादी चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि बाज दफा एक स्ट्रक्चर होता है और आप उसमें वेयर को देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, और आप कहेंगे यार वेयर तो एडवर्ब में आता होता है तो चाहे शायद ये एडवर्ब क्लॉज होगी. सोचे समझे बगैर आप एडवर्ब पे टिक कर देंगे, तो ऐसा आपने नहीं करना. एग्जैक्टली हमाद, यू आर राइट. एडजेक्टिव क्लॉजेस जो हैं दे आंसर विच एंड हुज, या विच वन. और एडवर्ब जो है वो वेयर, हाउ, व्हेन, हाउ मच, टू व्हाट एक्सटेंट. नाउन जो है वो व्हाट एंड हु को आंसर करती है. एग्जैक्टली ऐसे ही है. As soon as I saw the cobra, I ran away. When you ran away? As soon as I saw the cobra. तो अब ये एडवर्ब क्लॉज है. ठीक है, अच्छा. तो एडवर्ब क्लॉज के हवाले से जैसे द मैन हु इज वेयरिंग अ ब्लू जैकेट, हु इज वेयरिंग अ ब्लू जैकेट जो है ये मैन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज है. दिस इज द प्लेस वेयर वी फर्स्ट मेट, तो ये यहाँ पे प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है तो ये क्या होगी? एडजेक्टिव क्लॉज. सर Adjective clause. सेंटेंस कैसे सर एडवर्ब है? क्या चीज? As soon as I saw the cobra, I ran away. मैं आपसे पूछता हूँ कि मेन सेंटेंस है, मेन इसमें क्लॉज है आई रैन अवे.
मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हेन यू रैन अवे, when I saw the cobra. तो ये व्हेन को जो जो चीज आंसर करती है वो क्या होती है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं होती? मुस्तफा, Yes, sir. जाफा? मुस्तफा सर सही है। ओके। यार एक तुम दोनों ने सही जो है ना वो मुझे पजल किया था। तुम दोनों की आवाज भी मिलती जुलती है और तुम लोग आईडीज भी एक दूसरे की यूज कर रहे होते हो। अच्छा, ही होप्स दैट ही विल गेट द फर्स्ट प्राइज। ही होप्स, व्हाट ही होप्स That he get the first book. दैट ही विल गेट द फर्स्ट प्राइज है, ये व्हाट को आंसर कर रहा है और ये होप्स का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो नाउन क्लॉज होगी ये। ठीक है। अच्छा, आप टाइप्स को जरा एक्सप्लोर कर लें। एडवर्ब क्लॉज में क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज जो होती है वो एडवर्ब वाला काम करती है। एडवर्ब क्या करता है? ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई। And usually they begin with the subordinate conjunctions like because, although, since, while, as, where, when, ठीक है, वगैरह वगैरह। She left early. Why she left early? Because she had a meeting। ठीक है। Although it was cold, they went for a swim। ठीक है। मतलब यहाँ पे देखें ना कि although it was cold जो है ये एडवर्ब्स, एडवर्बियल स्ट्रक्चर है। और मैंने आपको although और दो वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके मतलब मैंने आपको एक टाइप बताई थी एडवर्ब की। वो कौन सी टाइप थी? फेलियर ऑफ रीजन वाली। हम्म। Yes, sir. कौन सी? Concession. Adverb of concession. वेरी गुड, वेरी गुड Adverb हसीब। of concession. गुड बेटा, गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। एडवर्ब ऑफ कंसेशन। ठीक है। दे वेंट फॉर अ स्विम डिस्पाइट व्हाट? ऑल्दो इट वाज कोल्ड। ठंड में तो नहीं जाते होते, या फौजी जाते हैं ठंड में नहाने, या फिर तो क्रेजीज होते हैं, क्रेजी पीस होते हैं, वो जाते हैं। अच्छा, नाउन क्लॉज क्या होती है? इट functions as a noun and it can act as a subject, as an object, or as a complement. It often begins with words like that, what, how, why, who, etc. What he said surprised me। तो अब इसमें what he said कौन सी क्लॉज है? Noun clause. Noun clause। क्योंकि यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना, Ali surprised me, you surprised me, they surprised me। ठीक है। what he said surprised me। तो अभी जिसमें what he said जो है ये पूरा का पूरा क्लॉज स्ट्रक्चर जो है ये नाउन की जगह पर आ रहा है। I know that she is honest। I know what? I know you, I know the address, I know the answer, I know the question, I know the recipe। आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, और नो के बाद आना है उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पर आप एक पूरी क्लॉज लेकर आ गए, तो ये फिर क्या होगी? ये नाउन क्लॉज होगी। क्यों भाई? ठीक ठीक है। Excuse me, sir. जी जी वासिफ बेटा। सर एक एग्जांपल बता देंगे नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट व्हाई फंक्शन। नॉट? यस, व्हाई नॉट। आप इसमें देखें, वासिफ एट एन एप्पल। ठीक है। दैट वाज गिवन टू हिम। दैट वाज गिवन टू हिम। ठीक है। जैसे, या ही इज द बॉय हु रन्स फास्ट। अच्छा, नहीं नहीं, ये तो मैंने वो वाली दे दी, एडवर्ब वाली, एडजेक्टिव वाली एग्जांपल दे दी। मुझे ये मिटा दें, मुझे मिटा दें, एक मिनट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल देता हूँ। द मैन हु shot the deer he is the man who shot the deer। तो अब इसमें देखें ना कि ही इज द मैन हु शॉट द डियर। अब इसमें हु शॉट द डियर जो है ये क्या है? ये इस मैन के लिए कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है।
तो ये है कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल। एक्सक्यूज मी ठीक। सर। जी जी। सर एक सेंटेंस है दैट देयर ऑब्जेक्टिव इज स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स। तो सर हम्म। स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। नहीं नहीं नहीं, दैट इज एक्टिंग एज ए नाउन। तो मैं बताता हूँ आपको। देयर ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग द हाईएस्ट मार्क्स। स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स। तो ये तो बेटा इसमें तो देयर ऑब्जेक्टिव जो है, देयर ऑब्जेक्टिव, ये आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है। इज आपके पास लिंकिंग वर्ब है, और स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स जो है ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो क्लॉज है ही नहीं ना। ओके सर। एक्सक्यूज समझ मी गए? सर, स्कोरिंग हम्म? तो ये मेन वर्ब नहीं होगा? क्या चीज? स्कोरिंग इधर जो है ये मेन वर्ब नहीं होगा? नहीं, यहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि देयर ऑब्जेक्टिव इज, मैं ये कह सकता हूँ कि देयर ऑब्जेक्टिव इज स्टूपिड, देयर ऑब्जेक्टिव इज फेल्ड, देयर ऑब्जेक्टिव इज क्रेजी, देयर ऑब्जेक्टिव इज evil, देयर ऑब्जेक्टिव इज गुड, देयर ऑब्जेक्टिव इज नोबल। तो सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पे एडजेक्टिव वाले स्ट्रक्चर्स नहीं आ रहे। लेकिन ये फेल जो है सर, फेल्ड। फेल्ड कल आपको ओके बताया सर। था, कल आपको बताया था कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो पार्टिसिपल के तौर पर आ जाती है जब एडजेक्टिव के स्ट्रक्चर पर आती है। ओ यस। कान खींचो पकड़ के। जी वासिफ बेटा। सर एक एग्जांपल है सर। जी जी। दे कंसिडर दैट ही वाज द बेस्ट कैंडिडेट। हाँ। सर दे इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस तरह में पता चलेगा? दे कंसीडर्ड दैट दैट ही वाज द बेस्ट कैंडिडेट। ही वाज द बेस्ट कैंडिडेट। आप इसमें देखो, एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट आयशा बेटा, मैं ये समझा रहा हूँ फिर आप पूछना जो भी पूछना है। दे इसमें सब्जेक्ट है, यस कंसीडर्ड सर। उसमें, वर्ब। दैट इसमें, ठीक है। ओके सर। और ही वाज द बेस्ट कैंडिडेट जो है ये इस दैट को फर्दर मॉडिफाई कर रही है। ओके सर, थैंक यू, गॉट इट, समझ गया। हाँ, इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे वो नहीं होता था, द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज हु विल बेल द कैट। वो एक पढ़ा हुआ था ना, बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इज हु विल बेल द कैट। तो अब इसमें देखें, द क्वेश्चन सब्जेक्ट है, इज इसमें लिंकिंग वर्ब है, यस और हु सर। विल बेल द कैट जो है ये इस सब्जेक्ट के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ओके सर। ठीक है। अच्छा मैं यस ये, सर। अब हम लोग चलते हैं नाउन क्लॉज के मुतालिक। आई नो दैट शी यहाँ जहाँ तक हो गया, फ्रेजेस को जल्दी जल्दी कर लेते हैं बिकॉज द टाइम इज ऑलरेडी शॉर्ट एंड आई रियली वांट कि इसको हम लोग आज ही खत्म कर लें। दैट ही वाज द बेस्ट कैंडिडेट नाउन क्लॉज नहीं, कहाँ पे, नहीं 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 नहीं, अगर आप इस पूरे को लेते हैं, दैट ही वाज द बेस्ट, दैट ही वाज द बेस्ट कैंडिडेट, तो फिर वो बनेगा। अगर खाली वो अहमद बेटा जब वो आपसे कॉम्प्लीमेंट क्लॉज के मुतालिक पूछ रहा होगा ना, तो वो सिर्फ इस पार्ट को अंडरलाइन करेगा, इस पार्ट को अंडरलाइन करेगा, इस पार्ट को अंडरलाइन करेगा। अगर इस पार्ट को सिर्फ अंडरलाइन करता है तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट क्लॉज होगी। अगर वो दैट को भी साथ ही कर लेता है तो फिर वो सिंपल ऑब्जेक्ट क्लॉज बन जाएगी। ठीक है अहमद। सर। आपने ये देखना होता है कि कौन सा पार्ट या कितना पार्ट जो है वो सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन किया गया है, अकॉर्डिंगली फिर जो है वो ये चीजें डिसाइड होती हैं। जी 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 बेटा। सर ये जो नीचे वाला सेंटेंस है, द क्वेश्चन इज हु विल बेल द कैट, इसमें अब ये व्हाट को आंसर कर रहा है तो नाउन क्लॉज है ना? यहाँ पे ये जो लास्ट, यस सर। नहीं, उस तरीके से वर्ड को आंसर नहीं कर रहा द ये वर्ड को। क्वेश्चन इज व्हाट? द क्वेश्चन इज, आपको आपकी बात ठीक है कि ये क्वेश्चन को ही आंसर कर रहा है,
ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हादिया इज, ठीक है, हादिया इज अ गर्ल, तो आप कहोगे व्हाट इज हादिया, मैं कहूँगा कि हादिया इज अ गर्ल। यस। ठीक है, और या मैं कह सकता हूँ कि हादिया इज स्वीट। ठीक है, तो ओके। अब इसमें स्वीट होगा तो फिर हम उसको प्रेडिकेट नाउन क्या देंगे, प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्या देंगे, और अगर गर्ल होगा तो फिर हम उसको क्या क्या देंगे, हम उसको नाउन। noun क्या देंगे। और इसके लिए जो जनरल टर्म यूज होती है वो कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंट की, ओके। कॉम्प्लीमेंट की। अच्छा, अब अगली बात सुने। बात यह है कि जब आपके पास सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, और एक ऐसा वर्ब हो जिसको ऑब्जेक्ट ना चाहिए हो, सब्जेक्ट भी हो, ये चीजें मैंने आपको जब वर्ब्स के मुतालिक मैं बता रहा था तो वहां पे मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई भी हैं कि सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, और वर्ब भी ऐसा हो जिसको ऑब्जेक्ट ना चाहिए हो, और उसके बाद एक नाउन का स्ट्रक्चर मौजूद हो, तो उस नाउन को हम क्या बोलते होते हैं, उस नाउन को हम बेटा कॉम्प्लीमेंट बोलते होते हैं। नॉन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता होता है, और वो कॉम्प्लीमेंट किसके लिए होता है, सब्जेक्ट के लिए होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये चीजें चीजें मैंने आपको सारी पढ़ाई भी हैं पीछे। सर जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं सर। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में तो नहीं होता सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब्स के अंदर होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर भी आ सकता है, बट इट्स वेरी लेस लाइकली कि इंट्रांजिटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेकर आए। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मोस्टली यूज होता है जब आपके पास सब्जेक्ट होता है, उसके बाद लिंकिंग वर्ब होता है, और लिंकिंग वर्ब के फौरन बाद उस सब्जेक्ट के हवाले से एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है, तो वो फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। ठीक है सर, यस हाउ सर। टू आइडेंटिफाई नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज को आप सिंपली इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो जहां जहां पर नाउन आता है, या सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या इसी तरीके से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो जहां जहां पर नाउन आता है वहां वहां पे अगर क्लॉज आएगी तो वो नाउन क्लॉज कहलाएगी। आपको रिकॉर्डिंग्स इसीलिए प्रोवाइड की जाती हैं कि आप ताकि बाद में उनको रिवाइज कर सकें। ग्रामर ना रेत की तरह होती है, आप अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको फायदा नहीं होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग्स देने का मकसद ही यही होता है कि ताकि आप, और मैं यहाँ पर सारे बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि आफ्टर सम टाइम, मे बी आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर आफ्टर ईयर, आप कभी बैठ के ना तो इसको रिवाइज करते रहना। ठीक है, बजाय इसके कि आप कहें कि बस एक दफा हो गया, तो आप इसको रिवाइज करते रहोगे तो आपकी सारी की सारी ग्रामर जो है वो टाइडी अप रहेगी। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं फ्रेजेस की तरफ। आयशा ने हाथ खड़ा किया था। आयशा बेटा, जो भी पूछना है जरा जल्दी से क्विकली पूछ लो, बिकॉज आई वांट के नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर हम लोग सारी फ्रेजेस को पढ़ लें। सर सर हाथ मैंने ऊपर किया था। क्लॉजेस की बस इतनी टाइप्स हैं, ये 3? जी बिल्कुल, यही टाइप्स हैं, यही तीन टाइप्स हैं, यही तीन टाइप्स। एडजेक्टिव के अंदर फिर फर्दर दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, तो वो फिर आपके एसएलओस के साथ वो उस तरीके से मैच नहीं करते, तो इसलिए फिर मैंने उनको वहां पे यहाँ पे टच नहीं किया। बेसिक जो टाइप्स हैं वो यही हैं। अच्छा, फ्रेजेस की अगर हम लोग बात करें, शुड वी डाउनलोड लेक्चर्स, और विल दे बी देयर आफ्टर सम टाइम, दे विल बी देयर, बट आप उनको डाउनलोड कर लें तो अच्छी अच्छी बात है। कुछ, अगर मेरा चैनल हैक हो तो कम से कम आपका नुकसान तो ना हो, बट अगर किसी ने चैनल हैक कर लिया तो बस फिर गया सब कुछ। अच्छा, नाउ लेट्स गेट गेट बैक। और अभी आपने कोई बात नहीं करनी, अभी आपने मुझे सुनना है ताकि हम फ्रेजेस को जल्दी जल्दी पढ़ लें। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इट एक्ट्स एज अ सिंगल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। यानी कि पूरी फ्रेज जो है वो एक क्लस्टर बना के एक स्ट्रक्चर के तौर पर यूज होती है। तो नाउन फ्रेज क्या होती है? मतलब एक ऐसी फ्रेज, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस के अंदर नाउन के तौर पर काम करे। यानी नाउन और उसके नाउन अपने मॉडिफायर्स के साथ मिलकर क्या बनाता है? एक फ्रेज बनाता है। जैसे द टॉल बॉय वॉज स्टैंडिंग। ठीक है, द टॉल बॉय वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। तो अब इसमें द टॉल बॉय क्या है? एक फ्रेज है, और पूरी फ्रेज किसके तौर पर काम कर रही है? नाउन के तौर पर, तो ये नाउन फ्रेज है। अ बुके ऑफ फ्लावर वाज सेंट। व्हाट वाज सेंट? अ बुके ऑफ फ्लावर। नाउन की जगह पर एक फ्रेज आ गई, तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगी। वर्ब फ्रेज क्या होती है? मेन वर्ब अपने ऑक्सिलरीज के साथ मिलकर, अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलकर वर्ब फ्रेज बनाता है। जैसे शी इज रनिंग फास्ट, तो इज रनिंग इसमें वर्ब फ्रेज है। दे हैव बीन स्टडिंग ऑल नाइट, तो हैव बीन स्टडिंग जो है यहाँ पर क्या है?
वर्ब फ्रेज है। वर्ब अपने ऑक्सिलरीज के साथ मिलकर क्या बनाती है? वर्ब अपने ऑक्सिलरीज के साथ मिलकर जो है ना वो वर्ब अपने ऑक्सिलरीज के साथ मिलकर एक वर्ब फ्रेज बनाती है। अच्छा, और उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव फ्रेज बेसिकली एक ऐसी ऐसी फ्रेज होती है जो सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव वाला काम करती है और नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है। जैसे द हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल। विच हाउस? कौन सा घर? ऑन द कॉर्नर। अ गर्ल विद ब्लू आईज वॉन द कॉन्टेस्ट। तो विच गर्ल? विद ब्लू आईज। ठीक है। अब यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज पे आगे मैं थोड़ी आपको ज्यादा डिटेल्स दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को समझते जाएं। अभी आप में से बहुत सारे बच्चों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है। जी बिल्कुल, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बट ये स्ट्रक्चर वाइज प्रेपोजिशनल फ्रेज है और फंक्शन वाइज ये क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस ऐसी फ्रेजेस होती हैं जो सेंटेंस के अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाती हैं। और फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो नाउन भी बन सकती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव भी बन सकती है और एडवर्ब भी बन सकती है। ठीक है, इसलिए आप आगे चल के जब प्रेपोजिशनल फ्रेज में जाऊंगा ना तो वहां पे फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, इट विल बी कॉल्ड अ प्री सपोजिशन। इट विल बी कॉल्ड प्री सपोजिशन। समझ नहीं आई मुझे, क्या कहना चाह रहे थे आप? अच्छा चलिए, आपने कमेंट रिमूव कर दिया। ओके, ऑल राइट। सो एडवर्ब फ्रेज जो होती है ये एक ऐसी फ्रेज होती है जो सेंटेंस के अंदर एडवर्ब के तौर पर काम करती है और वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही रैन, हाउ ही रैन एट अ फास्ट स्पीड, एट अ फास्ट पेस, एट अ फास्ट स्पीड, एटसेट्रा। अच्छा, इसी तरीके से शी सिंग्स इन अ मेलोडियस वॉइस, हाउ शी sang, या हाउ शी सिंग्स इन अ मेलोडियस वॉइस। तो इन अ मेलोडियस वॉइस जो है ये एक पूरी फ्रेज है जो कि सेंटेंस के अंदर सिंग्स के मैनर को बता रही है, तो ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगी। अब जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं इनकी सिर्फ सिंपल ये डेफिनेशन है कि इट बिगिन विद अ प्रेपोजिशन एंड इट इंक्लूड्स इट्स ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफायर्स। यानी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन जो होता है, ये मैंने आपको जब मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ा रहा था तो तभी मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन हमेशा एक फ्रेज की शक्ल में आती है। अब उसके बाद फिर आप देखते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है उसका फिर फंक्शन क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक ही प्रेपोजिशनल फ्रेज है, कोई मुझे बच्चा, कोई भी बच्चा, कोई भी प्रेपोजिशन, कोई सी प्रेपोजिशनल फ्रेज बता दे, कोई सी प्रेपोजिशनल फ्रेज। In front of, इन front of, इन क्या बोला आपने? in front of, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ तो खाली प्रेपोजिशन है ना, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज तो नहीं है ना। इन फ्रंट ऑफ इज नॉट अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये प्रेपोजिशन है। In front of you. इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये क्या है? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब इस प्रेपोजिशनल फ्रेज को मैं यूज करूंगा, ठीक है, और आपने फिर मुझे बताना है कि कहाँ पर ये जो है ना वो यहाँ पे क्या चीज बन रही है। इन फ्रंट ऑफ यू इज बाय बैक। अच्छा, और फिर मैं कहता हूँ कि द बैग इन फ्रंट ऑफ यू इज माइन। अच्छा, द बुक्स आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू। अब या एक और भी स्ट्रक्चर लिख देता हूँ।
अच्छा, अब मुझे बताएं कि जो पहला सेंटेंस है इसमें इन फ्रंट ऑफ यू जो है ये एज अ फ्रेज किस स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई कर रही है? नाउन। नाउन स्ट्रक्चर को। मतलब आप ये कह सकते हैं कि दिस इज माई बैग, दैट इज माई बैग। तो यहाँ पे आपने नाउन के स्ट्रक्चर की जगह पर क्या यूज, सब्जेक्ट की जगह पर आपने क्या यूज कर, prepositional फ्रेज यूज कर ली। अब यहाँ पे अगले सेंटेंस में द बैग इन फ्रंट ऑफ यू इज माइन, which bag? एडजेक्टिव। Adjective. इन फ्रंट ऑफ यू जो है ये बैग को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे prepositional फ्रेज क्या बन रही है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज बन रही है। अच्छा, द बुक्स आर प्लेस्ड वेयर, इन फ्रंट ऑफ यू। एडवर्ब यहाँ पे फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज बन रही है। इन फ्रंट ऑफ यू विल बी अ गुड स्टेप टू किल द इंसेक्ट। नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। कह सकता हूँ ना कि इट विल बी अ गुड स्टेप टू किल द इंसेक्ट। यस सर। यस सर। इट एक प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट की पोजीशन है, तो सब्जेक्ट की पोजीशन पे जब मैं एक पूरी फ्रेज लेकर आऊंगा तो फिर वो फ्रेज क्या बनेगी? नाउन ठीक है, फ्रेज। फ्रेज बनेगी। महीन, कैट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ विंडो, कैट इज सिटिंग वेयर इन फ्रंट ऑफ विंडो, तो वेयर को आंसर कर रही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं ये स्ट्रक्चर वाइज तो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं, और इनका फिर फंक्शन जो होता है वो अकॉर्डिंगली फिर ये नाउन 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 का फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं, ये एडजेक्टिव का फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं, एडवर्ब का फंक्शन भी ये परफॉर्म करती सर हैं। अभी तो आपने जो 4 एग्जांपल्स दिए उसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है सर उसकी समझ नहीं आई। देखें क्यों इसमें कि इसमें क्या समझ नहीं आई। मतलब यहाँ पे मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि इट इज माई बैग, दिस इज माई बैग, हियर इज माई बैग। हम्म। सर विच इज माय बैग, तो ये विच को आंसर नहीं कर रही, नहीं, तो ये किस क्वेश्चन को आंसर कर रही है? अगर ये विच को भी आंसर कर रही है, विच इज माई बैग, तो विच इज माई बैग का आप आंसर करोगे दिस, अगर आप इस तरीके से पूछते हो। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि नाउन का स्ट्रक्चर है, लिंकिंग वर्ब से पहले क्या आता होता है? लिंकिंग वर्ब से पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि लिंकिंग वर्ब से पहले एक जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब से पहले एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है? नाउन। नाउन। नाउन आता है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना आउट ऑफ बाउंड्री, आउट ऑफ बाउंड्री इज आउट, या आउट ऑफ बाउंड्री इज अ फाउल। ठीक है, तो अब इसमें आउट ऑफ बाउंड्री जो है, आउट ऑफ बाउंड्री यहाँ पे किसके तौर पर यूज हो रहा है? सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। मतलब व्हाट इज अ फाउल, आउट ऑफ बाउंड्री इज अ फाउल। आउट ऑफ बाउंड्री इज अ फाउल, तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। समझ आ रही है ना? जी सर। अच्छा, उसके बाद होती है इन्फिनेटिव फ्रेजेस। तो कल ही हमने इन्फिनेटिव जेरेंड्स और पार्टिसिपल्स को पढ़ा है, और मैंने आपको इन्फिनेटिव जेरेंड्स और पार्टिसिपल जो थे वो कल इसीलिए पहले पढ़ा दिए थे ताकि जब हम फ्रेजेस पर आए तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। तो इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होती है? इट बिगिंस विद एन इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। जैसे टू रीड बुक्स इज माई हॉबी, अगर खाली हो टू रीड तो फिर वो सिंपल इन्फिनेटिव होगा। टू रीड बुक्स में टू रीड इन्फिनेटिव है, और बुक्स यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव है। शी हैज अ प्लान टू विजिट लाहौर, तो टू विजिट लाहौर जो है ये पूरी की पूरी एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। इसमें टू विजिट इन्फिनेटिव है और लाहौर जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव है। जेरेंड फ्रेजेस जो होती हैं दे बिगिन विद अ जेरेंड एंड फंक्शन एज अ नाउन। जैसे स्विमिंग इन द रिवर इज फन, खाली अगर वो स्विमिंग इज फन तो खाली स्विमिंग क्या है? जेरेंड है। स्विमिंग इन द रिवर जो है इसमें स्विमिंग जेरेंड जेरेंड है, और इन द रिवर जो है ये पूरी प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड बन रही है। तो जेरेंड जो है वो अपने मॉडिफायर के साथ मिलकर, सर इन्फिनेटिव फ्रेज ऑलवेज बिगिंस विद टू, नहीं जरूरी तो नहीं है, कल हमने पढ़ा था ना इन्फिनेटिव की बेयर टाइप्स, बेयर इंफिनिटी। पेयर इन्फिनेटिव, स्प्लिट इन्फिनेटिव। तो फुल इन्फिनेटिव होगा तो टू से स्टार्ट होगी, और अगर बेयर इन्फिनेटिव होगा तो फिर तो टू नहीं आएगा उसके साथ। कल की क्लास में आप नहीं थे अभी? आप चलो, मुझे ये भी पता चल गया कि कल की क्लास में आप नहीं थे। अच्छा, पार्टिसिपल फ्रेज क्या होती है? इट बिगिंस विद अ प्रेजेंट और अ पास्ट पार्टिसिपल एंड एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। जैसे रनिंग थ्रू द पार्क ही ट्रिप्ड ओवर अ स्टोन। ठीक है, ये रनिंग थ्रू द पार्क जो है ये ही को मॉडिफाई कर रही है।
अच्छा, द बुक रिटन बाय माई टीचर इज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो रिटन बाय माई टीचर जो है, ये पूरी जो फ्रेज है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। खाली अगर रिटन होता तो वो पार्टिसिपल होता। रिटन बाय माई टीचर में बाय माई टीचर जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे पार्टिसिपल अपने ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर एक फ्रेज बना रहा है, और वो फ्रेज फिर यहाँ पर क्या बन रही है, बुक के लिए एडजेक्टिव बन रही है। अब इसके लिए रूल्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। क्लॉजेज जो होती हैं, दे मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, व्हाइल फ्रेजेस डू नॉट। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, बट डिपेंडेंट क्लॉजेज कैन नॉट। फ्रेजेस जो हैं दे फंक्शन एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि फ्रेज जो है वो या तो नाउन के तौर पर आएगी, या एडजेक्टिव के तौर पर, या एडवर्ब के तौर पर आएगी। एंड दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। और सेंटेंस जो है, इट मे कंटेन मल्टीपल क्लॉजेज एंड फ्रेजेस टू ऐड डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी। एक सेंटेंस के अंदर मल्टीपल क्लॉजेज भी हो सकती हैं, और फिर उसी हिसाब से फिर उसकी सेंटेंस की टाइप्स बनती हैं, जो कि हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे अली हु इज अ गुड स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स इन द लाइब्रेरी। तो अब इसमें अली जो है ये सब्जेक्ट है, हु इज अ गुड स्टूडेंट एक एडजेक्टिव क्लॉज है, अली इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम, ये आपका मेन स्ट्रक्चर है, अली इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। इन द लाइब्रेरी जो है ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जो कि फर्दर क्या बन रही है, फिर जाके एडवर्ब स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है। सर ये वाला एंड एग्जांपल जैसे समझा, रनिंग थ्रू द पार्क वाली, ये इधर देखो, पार्टिसिपल फ्रेज में। रनिंग थ्रू द पार्क, हु ट्रिप्ड ओवर, हु यू नो, अब मैं कहता हूं कि रनिंग थ्रू द पार्क ही ट्रिप्ड ओवर अ स्टोन। ठीक है, ही ट्रिप्ड ओवर अ स्टोन। ठीक है, रनिंग थ्रू द पार्क। तो अब इसमें जो रनिंग थ्रू द पार्क है, ये ही को मॉडिफाई कर रही है, ही के हवाले से फर्दर इंफॉर्मेशन दे रही है। हु वाज रनिंग, हु वाज द पर्सन, या यू नो, हु वाज द पर्सन हु ट्रिप्ड ओवर अ स्टोन, ही ही। तो अब इसमें या मैं आपसे पूछता हूँ कि हु वाज रनिंग थ्रू द पार्क। ठीक है, ही। तो रनिंग थ्रू द पार्क जो है, ये यहाँ पे ही के हवाले से ही फर्दर इंफॉर्मेशन दे रही है। ओके सर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दे देता हूँ, एक और क्लियर एग्जांपल दे देता हूँ। द बॉयज cheating in the exam were caught। तो अब इसमें चीटिंग इन द एग्जाम जो है, ये क्या है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। द बॉयज या वर कॉट, विच बॉयज चीटिंग इन द एग्जाम। चीटिंग इन द एग्जाम। तो वो चीटिंग इन द बॉयज को मॉडिफाई करेंगे। ओके सर, थैंक यू। तो आगे आपके पास वर्कशीट्स हैं, वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2। ये सिर्फ 2 वर्कशीट्स हैं छोटी छोटी, इनको आपने आज ही करना है। साथ साथ करेंगे ना तो फिर आपको जरा अच्छे से आप उसको कर लेते हैं, लेट करेंगे तो फिर वो आपको सारा भूल चुका होता है, और फिर आपको करने का मजा भी नहीं आता। All right, so that would be all for today. In tomorrow's class, we will talk about the types of the sentences, structure wise, और फिर इसी तरीके से आगे जो सेंटेंस की टाइप्स होती हैं, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, कंडीशनल्स, ये सारा का सारा हम इंशाल्लाह कल का दिन जो होगा, दैट विल बी डेडिकेटेड फॉर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। बेटा ये जो एकेडमी वाला ऑफिशियल नंबर है ना, उसी पे आपने सेंड करनी होती है। और ये जब हमारा चैप्टर 2 मुकम्मल होगा तो फिर इसकी वर्कशीट्स इकट्ठी भेजनी है, डेली की नहीं भेजनी। आपने करनी डेली है, लेकिन भेजनी आपने इकट्ठी है। सर ये चैप्टर 2 कल खत्म हो जाएगा? इंशाल्लाह कल सर, खत्म। जी जी। सर जब इन्फिनेटिव्स जो होते हैं टू के साथ तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, हाँ, लेकिन जब बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं तब भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए। इन्फिनेटिव होता ही फर्स्ट फॉर्म है। इन्फिनेटिव बेटा होता ही फर्स्ट फॉर्म है। ओके सर। पेयर हो, स्प्लिट हो, जौन सा मर्जी हो। सर अगर बेयर इन्फिनेटिव आ जाए कोई सेंटेंस में, सर उसकी कोई एग्जांपल दें सर, एज अ फ्रेज। एज अ फ्रेज जी, जैसे मैं कहता हूं कि हुजैफा मेड मी सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें सॉल्व द क्वेश्चन जो है, ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है। ठीक है, जी। ये इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव फ्रेज है, बेयर इन्फिनेटिव है। एमसीक्यू टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा? एमसीक्यू टेस्ट का रिजल्ट जो होगा वो हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, वर्कशीट्स को भी डिस्कस करेंगे एंड पर, लास्ट में आपके साथ सारी वर्कशीट्स भी डिस्कस की जाएंगी,
और लास्ट पे आपके साथ जो एक आपका टेस्ट हुआ है, अभी जब ये कल आपका खत्म हो जाएगा तो आपको दूसरा टेस्ट मिलेगा। लास्ट पे तीनों टेस्ट भी, तीन आपके टेस्ट होंगे 50-50 एमसीक्यूज के, वो तीनों टेस्ट भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और आपके साथ जो वर्कशीट्स हैं वो भी डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, सर ये कोर्स कब तक खत्म होगा सर, ये जो शुरू है अभी बूट कैंप वाला? ये आप देख लेना, इसमें आपको जो टाइमिंग्स दी गई हैं एकेडमी की तरफ से उसी टाइम पे खत्म। नहीं सर, और मतलब किस दिन? यार अगले 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 से अगले फ्राइडे को खत्म होगा। ओके सर, अच्छा। ऑलराइट बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज Okay, सर। sir.